जय हिंद बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 8085 का इंस्ट्रक्शन XTHL। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और इसमें हम लोग जानेंगे कि इसके आउटपुट क्या होंगे, इसका साइज क्या होगा, इसमें कितने मशीन साइकिल लगेंगे, इसका नंबर ऑफ टी स्टेट क्या होगा। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इसके ऑपरेशन को भी अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे थोड़ा पहले ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है। तो एक्स का मतलब होता है एक्सचेंज, टी का मतलब होता है टॉप ऑफ द स्टैक। सो स्टैक पॉइंटर जहां पे पॉइंट कर रहा है उसके टू कंसेक्यूटिव लोकेशन, मतलब जहां पे करेंटली है वो और उसके जस्ट बाद वाले लोकेशन का जो कंटेंट होता है उसका वैल्यू किससे एक्सचेंज होता है, एचएल रजिस्टर पेयर से एक्सचेंज होता है। तो इसके ऑपरेशन को डिटेल में आगे आपको दिखाएंगे एग्जांपल के साथ। और यहाँ पे जो टॉप ऑफ द स्टैक मतलब स्टैक पॉइंटर का जो रजिस्टर है एचपी, वह माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है। एचएल रजिस्टर पेयर भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है। तो इसीलिए अलग से कोई ऑपरेंड यहाँ पे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो एज ए ऑपरेंड यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यह जो टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी के साथ जो डेटा का एक्सचेंज है that is only with the HL register pair. There is no exchange with the other register pair as like BC और DE, इसके साथ एक्सचेंज नहीं होता है। इवन PSW के साथ भी एक्सचेंज नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट HL के साथ ही स्टैक मेमोरी में जो स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है तो वहां का लोकेशन और उसके जस्ट बाद का लोकेशन का जो कंटेंट है वो कंटेंट HL रजिस्टर पेयर के साथ एक्सचेंज होता है। तो इसीलिए इसमें कोई फर्दर ऑपरेंड स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसी आधार पे बोल सकते हैं कि इसमें सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट है, सिर्फ XTHL यूज होता है एज इंस्ट्रक्शन। देयर इज नो ऑपरेंड स्पेसिफाइड इज रिक्वायर्ड है, सो दैट ऑपरेंड इज इनबिल्ट इनसाइड द ऑपकोड इटसेल्फ। तो इसीलिए इसका साइज जो होगा वह सिर्फ 1 बाइट का होगा। तो यहाँ पे इसके साइज के रूप में हम लोग लिखेंगे 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब इसके ऑपरेशन को डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि BC XTHL, सो HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट हम लोग कुछ यहाँ पे एज्यूम करते हैं। सो मान लीजिए कि ये हमारा HL रजिस्टर पेयर है और यहाँ पर 20 ये कंटेंट हमने लिया 20H और यहाँ पे लिया 70H। So before execution of this instruction, this is the content of HL register pair। अब यहाँ पे स्टैक का भी कंटेंट हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा स्टैक मेमोरी है, ये हमारा स्टैक मेमोरी है और यहाँ पर इस स्टैक मेमोरी में लेट्स से कि ये 2000H हमारा एड्रेस है, फिर उसके बाद 1999H एड्रेस है। तो यहाँ पे कोई डेटा हम ले रहे हैं कि यहाँ पे A7H हमारा एक डेटा है और यहाँ पर हम ले रहे हैं 1998H, यहाँ पे हम ले रहे हैं डेटा एज A8H। जस्ट आप कुछ भी डेटा ले सकते हैं 8 बिट का, जस्ट हमने एग्जांपल के रूप में लिया। और ये स्टैक पॉइंटर करेंटली यहाँ पे पॉइंट कर, स्टैक पॉइंटर करेंटली इस पे पॉइंट कर, स्टैक मेमोरी के 1998H को पॉइंट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जब इस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होगा तो वापस SP इसी लेवल पे आ जाएगा। क्या होगा, तो यह जो 2 बाइट है जो 1998H पे है और 1999H पे है, यह डेटा इस HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट के साथ क्या होगा, तो एक्सचेंज होगा। And after that, this SP will be returning at their own initial values after the execution of this instruction। तो कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद SP का वैल्यू क्या होगा अगर इनिशियली इसका वैल्यू 1998H है। तो कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, वो बोलते हैं 2000H होगा, वो गलत है। सो यहाँ पे आपको दिखाएंगे कैसे काम करता है ये। तो ये बिफोर का डेटा हमने लिया है। सो दीज आर द कंटेंट बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। अब जब आफ्टर होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारा HL रजिस्टर पेयर है, ये हमारा HL रजिस्टर पेयर है। तो यहाँ पर आप देखिए लोअर एड्रेस लोअर बाइट, तो ये हो गया हमारा
ये लोअर एड्रेस है तो लोअर बाइट को कंटेन करता है, और इसके बाद बोला ये हायर एड्रेस है तो ये हायर बाइट को कंटेन करता है। तो एचएल के हायर बाइट का इसके हायर बाइट से एक्सचेंज होगा, और एचएल के लोअर बाइट का इसके लोअर बाइट से एक्सचेंज होगा। इट मींस आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस A8H will goes to where? To the L register, to the L register of this HL register pair। तो यहाँ पे इसका कंटेंट हो जाएगा A8H, और फिर जो हमारा H है वो क्या है? तो HL रजिस्टर पेयर का हायर बाइट है, तो यहाँ पर 1999H पे जो कंटेंट है वह आ जाएगा A7H इस पे। और फिर स्टैक मेमोरी का क्या होगा? तो स्टैक मेमोरी में जो हमको कंटेंट मिलेगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, तो वह कंटेंट होगा आपका, ये जो कंटेंट होगा तो ये तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। सो 1999H पे जो H का कंटेंट था वो आ जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमको 20H, और उसके बाद जो यहाँ पे है 199H, ये जो L का कंटेंट है 70H, वो कहां पे आएगा? 1998H पे आएगा, तो यहां पे आएगा 70H। और फाइनली SP इज पॉइंटिंग हियर इटसेल्फ, सो ये है 2000H, ये है हमारा 1999H, और ये है 1998H। यहां पे पहले से भी SP पॉइंट कर रहा था, अभी भी यहीं पे पॉइंट करेगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा स्टैक मेमोरी है। अब थोड़ा सा और मैं इनसाइटनेस आपको देता हूं इस इंस्ट्रक्शन पे कि कैसे काम करता है। तो जैसे यहाँ पे हमको इसको इसके साथ रिप्लेस करना है, तो टेम्पोरली कहाँ रखेंगे, बीच के डेटा को कहाँ रखेंगे? जैसा कि आपने एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन में पहले पढ़ा होगा, तो यहाँ पे भी पहले एल का जो यहां से जो 1998H का जो डेटा है A8H, वो कहाँ आता है? तो मेमोरी से आकर के जो नॉन प्रोग्रामेबल WZ टेम्पोररी रजिस्टर होता है 8085 का, वहां आता है। तो क्या आएगा? A8H जो WZ हमारा टेम्पोररी रजिस्टर होता है माइक्रो प्रोसेसर का, इसमें आएगा। तो यहाँ पे पहले A8H होगा, और फिर अब ये खाली हो गया, इसका डेटा हमने कहां पे स्टोर कर लिया? तो माइक्रो प्रोसेसर के Z रजिस्टर में। अब क्या करेंगे? तो यहां पर इसके कंटेंट को डाल देंगे, तो यहां पर आ गया 70H, तो एक एक्सचेंज हो गया खत्म। और SP अब यहां पे पॉइंट कर रहा है, कहां पे पॉइंट कर रहा है? यहां पे पॉइंट कर रहा है। अब ये A7 को यहां से रीड करेगा और कहां पे लाएगा? तो यहां पे लाएगा, और फिर यहां पे लाएगा तो 20 को यहां पे कॉपी करके यहां पे ले आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब इसको रीड करेगा, तो SP विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2। यहां से जब A8H A7H को रीड करेगा, देन SP विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 2 पॉइंटिंग टू 2000H। तो यहां पर आ जाएगा, जब ये दोनों डेटा आ जाएंगे WZ टेम्पोररी रजिस्टर में, तो क्या होगा? फिर उसके बाद जब इस HL के कंटेंट को इसमें डालना है, तो क्या होगा? अब SP इंक्रीमेंट करेगा। सो SP अभी यहां पे पॉइंट कर रहा था जब ये रिट्रीव कर रहे थे, और फिर इसको जो HL का कंटेंट है उसको यहाँ पे स्टोर कर रहा है। तो क्या होगा? तो SP एक से इंक्रीमेंट, ये एक से डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ आया, फिर फर्दर एक से डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ आया। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, यहाँ पे डिक्रीमेंट होता है। सो फाइनली आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस, इट इज कमिंग टू दिस पॉइंट इटसेल्फ। तो जो भी WZ में टेम्पोररी हमारा स्टोर है, वो डेटा कहां पे आ गया? तो HL में आ गया, A7H यहाँ पे H में आ गया, और A8H हमारा L में आ गया। तो इस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया। मैं एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं कि जो भी मेमोरी में है, स्टैक मेमोरी में डेटा है, उस डेटा को रीड करके माइक्रो प्रोसेसर के WZ नॉन प्रोग्रामेबल कहां लाता है? टेम्पोररी रजिस्टर में स्टोर करता है, और HL के डेटा को हम स्टैक मेमोरी में ले जाकर के रख देते हैं। अब HL फ्री हो गई। सो इस HL में किसको कॉपी कर लेते हैं? तो WZ वाला जो कंटेंट है वो फिर इसमें इंटरनली ट्रांसफर होकर के आ गया। तो इस तरीके से इसका एक्सचेंज हो गया, और बाय द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, SP जहां पे था वहीं पे आ गया, क्योंकि जब हम डेटा रीड कर रहे थे तो SP वाज इंक्रीमेंटेड बाय 2 एंड इट केम टू 2000H। फिर जब डेटा को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, HL के कंटेंट को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो SP इज फाइनली डिक्रीमेंटेड बाय 2 है,
इफ इट इज पॉइंटिंग हियर। सो जहां से स्टार्ट हुआ था एसपी का कंटेंट वहीं पे वापस आ जाता है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। क्या चेंज होता है? तो एचएल का कंटेंट चेंज होता है। पहले क्या था? 2070 था, अभी हमारा हो गया A7 A8। पहले यहाँ पे स्टैक में क्या था? तो यहाँ पे था A8 A7, अब यहाँ पे आ गया 7020। तो इस तरीके से स्टैक मेमोरी का कंटेंट वेरेवर एचपी इज पॉइंटिंग, तो वहां से एचएल के कंटेंट के साथ एक्सचेंज होता है एंड आफ्टर द एंड ऑफ दिस ऑपरेशन दिस एसपी इज पॉइंटिंग एट देयर ओरिजिनल पोजीशन इटसेल्फ। इट मींस जो इसका कंटेंट होगा वो जहां पहले था वही रहेगा। तो कई बार क्या होगा कि आपसे एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा कि आफ्टर बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्सटीएचएल एसपी कंटेंट इज 19988। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर। तो वहां पे आप फंस सकते हैं अगर इनिशियली इसने इनिशियलाइज कर दिया है 1998H पे, तो इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद भी वही कंटेंट रहेगा एसपी का। यहां पर डेटा चेंज होगा, उस एड्रेस जो एसपी का जो कंटेंट है वो क्या है 1998H है, वो वही रहेगा। यह क्या है? एड्रेस है जो इस मेमोरी में पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहां पर इस एड्रेस पे जो कंटेंट है A8 A7 वो चेंज हुआ है, ना कि एसपी का कंटेंट चेंज हुआ है। सो एसपी में स्टैक पॉइंटर क्या है? रजिस्टर पॉइंटर है जो स्टैक मेमोरी को पॉइंट करता है, तो इसीलिए इसका कंटेंट चेंज नहीं होगा। इस एड्रेस पे जो कंटेंट है वह एक्सचेंज होता है, वह चेंज होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपके बुद्धि का टेस्ट किया जा सकता है वहां पे कि आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं यह इंस्ट्रक्शन। और कई बार बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं और इसी सब टाइप के इंस्ट्रक्शन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो बीई बीटेक एग्जाम हो, तो वहां पे इसी से पूछे जाते हैं। अब देखते हैं इसके मशीन साइकिल को। तो सबसे पहले एक ऑपकोड फेच तो बाय डिफॉल्ट होगा, तो उसको हम लोग यहां पे लिख देते हैं ऑपकोड फेच। ऑपकोड फेच रेफर दिस एज ए मशीन साइकिल। अब देखिए यहां पे क्या क्या कर रहे हैं। तो आप एक बार यहां से डेटा को रीड कर रहे हैं, कहां से? मेमोरी से। सो लेट्स से दिस इज आवर माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज आवर माइक्रो प्रोसेसर 8085 और यहां पर ये हमारा मेमोरी का चिप है। तो इस तरीके से यह काम करता है। क्या काम करता है? तो पहले हमको 19998H पे जो डेटा है उसको रीड करना है, फिर 1999H पे उसको भी रीड करना है। तो एक तो ऑपकोड फेच ऑपरेशन हो गया, उसे समझ में आ गया कि क्या काम करना है। अब किसके साथ काम करना है? तो पहले यहां पे ये दो डेटा को रीड किया, सो वी कैन से इट हियर एज ए मेमोरी रीड। Memory read, we can refer this as a M2. Then again memory read, we can refer this as a M3. Then after this क्या है? जब आपने इसको रीड करके यहाँ WZ में ले आया तो वापस HL को कहां भेजना है? इस मेमोरी में भेजना है। तो जब यहाँ पे डेटा रीड होकर के आ रहा है मेमोरी से, जैसे 80 ये जो ऑपकोड है ये ऑपकोड भी मेमोरी के अंदर है, तो एक रीडिंग ऑपरेशन तो वो हो गया ऑपकोड फेच जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरी बार ये डेटा को रीड किए A8 को, वो भी मेमोरी रिलेटेड, तो दूसरा मशीन साइकिल। फिर A7 को रीड किए तो तीसरा मशीन साइकिल, तो 3 मशीन साइकिल कंप्लीट हो गया। अब वापस माइक्रो प्रोसेसर में जो HL रजिस्टर पर का कंटेंट है उसको भी तो मेमोरी में जाके स्टोर करना है। सो दैट ऑपरेशन विल बी कॉल्ड एज मेमोरी राइट। मेमोरी राइट, सो दैट वी कैन नेम इट हियर एज ए M4। और एक बार और, क्योंकि एक बार तो आप इसको जाके स्टोर करेंगे A8 को, फिर A7 को, तो एक बार और, सो दिस इज कॉल्ड हियर मेमोरी राइट अनदर ऑपरेशन एज ए M5। तो क्या हो गया? सो टोटल नंबर ऑफ मशीन साइकिल इज 5 here for the execution of this XTHL. I hope you got it clarification. तो कई बार जो बच्चे सोचते हैं कि नंबर ऑफ बाइट्स इनसाइड और नंबर ऑफ मशीन साइकिल बोथ इज सेम। आप देख लो यहाँ पे कि ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है लेकिन टाइम कितना ले रहा है, ये 5 मशीन साइकिल का काम कर रहा है यहाँ पे।
तो नंबर ऑफ बाइट्स इज नो मे और मे नॉट बी इक्वल टू दिस मशीन साइकिल। यह स्टेटमेंट आप जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछा भी जाता है। तो आप ध्यान में रखें कि यह बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा डिफरेंट हो। डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन एंड देयर फंक्शनलिटी, मशीन साइकिल का साइज के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। यह जो मशीन साइकिल निकाला जाता है, ये निकाला जाता है बेस्ड ऑन द ऑपरेशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी चिप से या फिर आईओ चिप से कितनी बार वो एक्सेस करता है, उस नंबर ऑफ ऑपरेशंस को यहाँ पे मशीन साइकिल के रूप में बोला जाता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, देयर आर 5 मशीन साइकिल्स फॉर द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। ऑपकोड फेच, 2 मेमोरी रीड और 2 टाइम्स मेमोरी राइट। कैसे हुआ, क्या हुआ, वह भी हमने आपको बताया। और स्टैक पॉइंटर पे एचएल पे क्या फर्क पड़ा वो भी हमने आपको बताया, कि एचएल का कंटेंट यहाँ पे इस लोकेशन के कंटेंट के साथ एक्सचेंज होता है। स्टैक पॉइंटर जहां पे पहले पॉइंट कर रहा था, यह जो रजिस्टर का कंटेंट है, ये वापस आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इट विल बी सेम। सो इंटरनली जब ये ऑपरेट करता है तब स्पीड डिक्रीमेंट करता है, फिर वापस इंक्रीमेंट करके ऊपर आ जाता है। वो इंटरनल ऑपरेशन होता है। सो अगर ट्रांजिशन टाइम में पूछे तो डिफिकल्ट है, बट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एचपी का जो कंटेंट है, जो एचपी स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का जो वैल्यूज है 16 बिट का, वो चेंज नहीं होता है। और 16 बिट का एड्रेस पे डेटा है जो एक्सचेंज होता है एचएल के साथ। तो आई होप इस तरीके से आपको पूरा क्लैरिटी इसका ऑपरेशन का मिल गया होगा। अब इसके ऑपकोड फेच में जानते हैं कि इन जनरल जो 4 टी स्टेट लगता है, so here also it will take 4 t state, here it will take 3 t state, here also it will take 3 t state, here also it will take 3 t state, this one also take 3 t state। तो यहाँ पे क्या हो गया, so 4 times 3 t state तो हो गया 12 t state and 4 times for the output fetch, so 12 plus 4 total it will take 16 t state। so this will take 16 t state for the complete execution of this instruction। और जैसा कि पहले भी हमने आपसे बताया था बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के बारे में, कि ब्रांचिंग एंड लूपिंग इंस्ट्रक्शन या फिर स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन जो है वह फ्लैग्स के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालता है। तो यहाँ पे इसे बोल सकते हैं कि नो फ्लैग्स आर इंपैक्टेड, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड और इंपैक्टेड। तो यहाँ पे किसी भी फ्लैग के स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है और इस तरीके से डेटा का एक्सचेंजिंग होता है कि टॉप ऑफ द स्टैक का एचएल रजिस्टर पेयर के साथ। तो इस तरीके से ब्रांचिंग एंड लूपिंग इंस्ट्रक्शन भी हमारा फिनिश हो गया, जो कि 4th ग्रुप था। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें ऑपकोड फेच ऑपरेशन के लिए 6 t स्टेट लगता है। तो इस तरीके से हमने इसे भी सीख लिया। सो कैसा लगा आपको इसका एक्सप्लेनेशन, आप जरूर हमें बताएं। अभी भी कोई डाउट अगर आपके अंदर रह गया हो तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर वे में आपके डाउट को क्लियरिफाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंस्ट्रक्शन के साथ। थैंक यू।